एवरीवन, वेलकम टू जियो आईएएस। तो आज हम गुप्ता एरा के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मौर्यन एरा के बारे में मैंने आप लोगों को कुशान्स के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि मौर्यंस के बाद टेक्निकली कोई ऐसा राजा नहीं आया था जिसने अच्छी तरीके से एक लार्ज एरिया पे जिसने रूल किया था। बट इनके बाद आप क्या देखते हो कि मौर्यंस के बाद अगला जो एम्पायर आता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो टेक्निकली गुप्तास का होता है। इसीलिए आज जो है हम गुप्ता एरा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास होगा वो दो क्लासेस में हम बांटेंगे। इन द फर्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिनारियो, यानी कि कौन राजा था, कैसा राजा था, कितने कॉन्क्वेस्ट किए, वो सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को याद है तो टेक्निकली एवरी ऑल्टरनेट ईयर इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1 आप देखोगे कि गुप्ता एरा या फिर मौर्यन एरा पे ऑल्टरनेट कर करके क्वेश्चंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग जब व्हेनेवर वी विल बी हैविंग लाइव क्लासेस और हम लोग इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट्स को में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओ। ऑलराइट, तो आज हम गुप्तास के बारे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कोई ऐसा पावर नहीं था जो पूरी तरीके से गुप्ता एम्पायर को, जो पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया को अच्छी तरीके से यूनिफाई कर पाता, और ये पावर जो था ये गुप्तास में आया था। अब ये गुप्तास कौन थे, कहां से आए थे, क्या काम करते थे, चलिए इसे समझते हैं। कुशान्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कनिष्क जो थे ही वाज अ ग्रेट रूलर, और उनके अंडर बहुत सारे ऐसे राजा थे जो फंक्शन करते थे। उनमें से एक फ्यूडिटरी जो थे, these were the Guptas. So Guptas were the vassals of the Kushan Empire. ये लोग क्या थे? They were the vassal kings or the feudatories of the Kushan Empire. Very good. मैम, इनके पास इतना पैसा और इतना पॉलिटिकल विल कहाँ से आया कि ये लोग इतना कुछ कर पाए? देखिए, सबसे पहला कॉज क्या था कि कनिष्क के बाद कुशान एम्पायर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट कर रहा था, और इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो हमेशा हिस्ट्री में होता आया है कि एक राजा या एक सक्सेशन ऑफ राजा जब वीक आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट्स फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से गुप्ता के जो फर्स्ट किंग थे, उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल यूनिट को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया, एंड दे सेड कि हमें अब कुशान एम्पायर से कोई लेना देना नहीं, अब हमें शाक रूलर्स से कोई लेन देन नहीं रखना है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि कुशान्स हैड डिक्लाइन। सेकेंड रीजन आप क्या देखोगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कुशान्स आप क्या देखते हो कि जो नर्व सेंटर रहता है वो रहता है पाटलिपुत्र, यानी मॉडर्न डे पटना। और पटना कहाँ है? पटना इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो मगर आप क्या देखोगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्तास ये लोग मधेसिया लैंड पे ज्यादा काम करते थे, द मधेसी लैंड। अब ये मधेशा लैंड कौन सा है? मधेशा लैंड वो लैंड है जो बेसिकली बिहार और यूपी के बीच है, एंड इट इज द वेरी फर्टाइल लैंड। अगर आप इस मैप में देख पा रहे हो तो अर्ली कुशान एम्पायर जो था वो इस लाइट ग्रीन कलर से मार्क्ड है। ये लाइट ग्रीन कलर में आप क्या देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम रिवर्स के बीच ये एरिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर रिवर्स ज्यादा है तो बहुत ज्यादा आपका सिल्ट डिपोजिशन होगा, और अगर सिल्ट डिपोजिशन होगा उसका एक सिंपल मतलब है कि एरिया बहुत फर्टाइल होगा। अगर एरिया इतना फर्टाइल रहता है गाइस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो किंगडम होगा वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप और एक चीज देखिए, आप और एक चीज नोटिस करेंगे कि जितने गुप्ता के कॉइन्स थे, गुप्तास के जितने भी कॉइन्स थे वो यूपी में पाए गए थे, वो बिहार में उतना नहीं पाए गए थे। यानी गुप्तास ने क्या किया था, जो मौर्यन टाइम से ट्रेंड चल रहा था, यानी जो 500 सालों पहले से ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड को उन्होंने अवॉइड किया था। और उन्होंने क्या किया था, दे हैड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम बिहार टू यूपी। आप क्या देखोगे, बिहार से उन्होंने बहुत सारी चीजों को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स यूपी। तो ये जो हमारे गुप्तास है, इन्होंने अपना जो एरिया ऑफ एक्शन था, यानी जिस एरिया पे इन्होंने सारा इंपॉर्टेंस अपना सेटअप किया था, दीज वर 4 एरियाज। 4 एरियाज में ये फंक्शन कर रहे थे। इनमें से एक एरिया था अनुगंगा, एक एरिया का नाम था अनुगंगा। ठीक है, ये जो अनुगंगा एरिया है, यू विल सी दैट ये जो अनुगंगा एरिया है, दिस इज द मिडिल गैंजेटिक बेसिन।
यानी इस एरिया को इन्होंने सबसे अपना पहला इंपॉर्टेंट एरिया बनाया। इसके बाद इन्होंने सेकेंड एरिया बनाया प्रयाग को। प्रयाग मतलब मॉडर्न डे प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। इनका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एरिया था। उसके बाद द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वाज साकेत, जहाँ पे आप देखोगे कि भगवान राम के बारे बताया जाता है। साकेत इज द मॉडर्न डे अयोध्या। और आप क्या देखोगे, गुप्ता एज के टाइम पे ही आप क्या देखते हो कि अयोध्या का बहुत नाम लिया जाता है, भगवान राम बनते हैं, रामायण लिखा जाता है। कैसे आप इसे जोड़ सकते हो भाई, रामायण जो था वो गुप्ता एज में लिखा गया था, और गुप्ता एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर वाज साकेत, दैट इज द मॉडर्न डे अयोध्या। इसके बाद फाइनल ऑब्वियसली मगध से तो सारा पावर ये लोग उठाकर लेकर नहीं आ सकते, ये लोग सारा पावर उठाकर तो नहीं आ सकते, इसीलिए मगध भी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया था। तो इन 4 एरियाज में द गुप्ताज वर फंक्शनिंग। उनके पास बहुत ही फर्टाइल लैंड था, और इस फर्टाइल लैंड की वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे कर रहे थे। बट गाइस कभी कभी इंडिया है भाई, इंडिया में आप लोगों को पता है मानसून एराटिक है, जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं बोल सकते कि हर साल फसल बहुत अच्छी होती होगी, और अगर हर साल फसल बहुत अच्छी नहीं होती होगी तो कोई भी किंगडम प्रॉस्परस नहीं हो सकता अगर उस वहां पर वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस हो। इसीलिए आप क्या देखोगे कि गुप्ताज ने अपने टाइम पे इन चारों जगह की वजह से दे हैड अ वेरी प्रॉपर होल्ड ओवर द सिल्क रूट। इनका एक बहुत प्रॉपर सिल्क रूट के ऊपर इनका ये हो गया था, एक्शन हो गया था। तो इन्होंने सिल्क रूट को, यानी कि वो एरिया जिससे पूरा ट्रेड चलता था चाइना का टू द बाइजेंटाइन एम्पायर, यानी रोमन एम्पायर के साथ जो चाइना का ट्रेड चलता था, उस रूट को भी ये लोग कंट्रोल करते थे। और इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि बहुत सारा पैसा, a lot of money used to flow in the Gupta coffers. So through this what we can understand कि गुप्ता सिर्फ प्रॉस्परस इसलिए नहीं हुए थे बिकॉज उनके पास सिर्फ अच्छा एग्रीकल्चर था, वो रिच इसलिए भी हुए थे बिकॉज दे हैड कंट्रोल ऑफ द सिल्क रूट। इसके अलावा इतने अच्छे स्ट्रेटेजिक जगहों के ऊपर उनका जो कंट्रोल था, इसके वजह से धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि गुप्ता राज जो है वो हर तरफ फैलता है। तो इस मैप में आप क्या देख रहे हो, 3 इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम है, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकंड। अब हम धीरे धीरे चलिए इनके पॉलिटिकल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एज का सबसे पहला रूलर जिसने अपना फाउंडेशन बनाया था, जिसने कुषाण से अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की थी, दैट इंडिविजुअल वाज नोन एज श्री गुप्ता। उसके बाद उनके बेटे आए और उनके बेटे का नाम था घटोत्कच, ठीक है। और इन दोनों ने अपने लिए एक टाइटल लिया, महाराजा अधिराजा, यानी हम जो हैं हम राजाओं के राजा हैं। कैन यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है? इसका एक सिंपल मतलब है ना कि जो गुप्ता किंग्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे राजाओं को भी हराया है, और इन दूसरे राजाओं को हराकर इन्होंने उनको अपना फ्यूडिटरी बनाया है। एक सिंपल टर्म है ना, कोई अपने आप को महाराजा कैसे बोलेगा? क्या आप नॉर्मली आप चलते चलते आप अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा लोगे, या क्या आप चलते चलते कभी अपने नाम के पहले कर्नल लगा लोगे या एडवोकेट लगा लोगे? ये तो आप तभी लगाओगे ना जब आपने ऐसा कोई अचीवमेंट किया है। इसीलिए आप क्या देखते हो कि श्री गुप्ता और घटोत्कच ने अपने आगे एक टाइटल लगाया, महाराजा। अच्छा, अब आप क्या देखोगे इस टाइम पे जब गुप्ताज रूल पे आए थे, और एक चीज आप लोग सोचो, इंडिया में जो था कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा वैलिड था, और मौर्य के टाइम से अर्थशास्त्र में ये बात लिखी हुई थी कि राजा जो है वो सिर्फ एक क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन मौर्यस के बाद जब सुंगा डायनेस्टी आई थी, तब सब लोग क्या देख रहे थे कि भाई यहाँ पर सुंगा है और यहाँ भाई सुंगा ब्राह्मण है और यहाँ पर क्षत्रिय है, ये दोनों रूलिंग क्लास है, और ये जो वैश्य और शूद्र है ये हमेशा इनसे रूल होंगे, इन लोगों को हमेशा इनके अधीन रहकर ही काम करना पड़ेगा। मगर आप क्या देखते हो कि जब गुप्ता डायनेस्टी आती है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो एक वैश्य डायनेस्टी है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि कोई ऐसा वंश है जो नीची जाति से आ रहा है और नीची जाति से आकर वो अपना एम्पायर बना रहे हैं। इसीलिए अपने एम्पायर को, अपना नाम को ऊंचे कास्ट के साथ जोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश की। तो एक ट्राई इनका ये था कि भाई हम शादियां कर ले,
लेट अस मैरी इनटू हाई कास्ट। हाई कास्ट में अगर हम शादी कर लेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो कास्ट है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये लोग ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा पैसे देते थे, ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट्स वगैरह देते थे, और इसका सिंपल रीजन ये था कि वो जानते थे कि उनका जो पोजीशन है वो सोसाइटी में वैलिडेट करवाने से के लिए सिर्फ ब्राह्मण्स ही रहेंगे, इसीलिए ये ब्राह्मण्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो आप क्या देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्तास भगवतिज्म बाहर आ गया था। इसके बारे हम डिटेल में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, बट फिलहाल घटोत्कच आए थे। घटोत्कच के बाद द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी चंद्रगुप्त द फर्स्ट पावर में आए थे। अब देखिए चंद्रगुप्त द फर्स्ट को मैं एक टाइटल दे रही हूं, द टाइटल ऑफ रियल फाउंडर। ये रियल फाउंडर का मतलब क्या होता है, फाउंडर तो भाई श्री गुप्ता थे, तो ये रियल फाउंडर का मतलब क्या होता है, रियल फाउंडर वो होता है जो रूल को एक एरिया में कंसोलिडेट कर देता है। ये वो इंडिविजुअल होता है जो एम्पायर में इतना ज्यादा काम कर देता है, इतना ज्यादा उस एम्पायर को फैला देता है, द फर्स्ट रूलर ऑफ अ डायनेस्टी, जो एम्पायर को बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड करेगा और एम्पायर का नाम चारों तरफ इंपॉर्टेंट कर देगा। दैट इंडिविजुअल इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी के रियल फाउंडर थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्या कर दिया चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने। देखिए चंद्रगुप्त द फर्स्ट जो थे, he had come into power in AD 319 to 334। उनको एक टाइटल, he had taken up the title महाराज अधिराज, यानी मैं हूं राजाओं का राजा। उन्होंने भी बिंबिसार के जैसा अपना जो पोजीशन था वो स्ट्रॉन्ग किया था। हाउ, इन्होंने अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग ऐसे किया था कि भाई ही मैरिड द हेड ऑफ द लिच्छावी प्रिंसेसेस, यानी लिच्छावी प्रिंस की बहन से इन्होंने शादी की थी। एंड दिस लेडी वाज नोन एज कुमार देवी। कुमार देवी जो थी, शी वाज अ क्षत्रिय बाय कास्ट, वो जात की क्षत्रिय थी, और इस रीजन की वजह से उन्हें लगा था कि भाई मैं तो वैश्य हूं, भाई मेरा तो पोजीशन ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं एक क्षत्रिय लड़की से शादी करूंगा तो मेरे जो बच्चे होंगे एटलीस्ट वो अपने ऊपर क्षत्रिय वंश का नाम ले पाएंगे, वो खुद को लिच्छाव के प्रिंस भी कहेंगे और वो अपने ऊपर अपना क्षत्रिय वंश ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ही वॉज ट्राइंग टू अपहोल्ड हिज कास्ट, अपना कास्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उन्हें ये फीलिंग था कि भाई क्षत्रिय फैमिली में शादी होगी तो हमें प्रेस्टीज मिलेगा, इस टाइप का इनका था। तो इस टाइम पे आप क्या देखते हो, मैंने आपको जैसा ऑलरेडी बोला है कि इवन दो वो बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को, बहुत ज्यादा दूसरे कास्ट, मतलब वो ब्राह्मणिज्म को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन इनके टाइम पे आप क्या देखोगे दैट ही वाज वेरी वेरी रिलीजियसली टॉलरेंट। आप बोलेंगे क्यों मैडम, व्हाई वाज ही सो रिलीजियसली टॉलरेंट। सीधी सी बात है, एम्पायर चलाना है और उस वक्त जो था ब्राह्मण बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा पावर में थे। सो व्हाट यू विल सी इज, उन्होंने अलाउ किया था मेहरावली में एक पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाने को। ही हैड अलाउड मेनी थिंग्स टू बी मेड, ठीक है, he had allowed many things to be made during his time। अब इसके बाद उनके डेथ के बाद उनके दो बेटे आते हैं सामने, एक का नाम है कच्छगुप्त, एक का नाम है समुद्रगुप्त। बात सुनिएगा और गौर से समझिएगा। देयर इज अ टर्म इन हिस्ट्री जिसका नाम है प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि राजा के डेथ के बाद राजा का जो पोजीशन है वो इनहेरिट करने वाला राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है। यूजुअली इन मेनी कल्चर्स आप देखोगे कि प्राइमोजेनिचर बनाया जाता है कि राजा के डेथ के बाद राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा, इररिलेवेंट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, वो चीजें उनके बेटे में रहेंगी। ठीक है, अब व्हाट यू सी ओवर हियर इज, गुप्ता एम्पायर में प्राइमोजेनिचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। गुप्ता एम्पायर में प्राइमोजेनिचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या समझ पा रहे हो आप, इससे आप ये नहीं समझ पा रहे कि गुप्ता एम्पायर जो था वो कहीं ना कहीं पुराने ट्रेडिशंस को बहुत धक्का दे रहा था। सबसे पहले क्या था, उन्होंने सबसे पहले क्षत्रिय वंश था और क्षत्रिय वंश जो थे दे हैड बिकम किंग्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन्होंने बोला सबसे बड़ा बेटा राजा बनने का जरूरत नहीं है, वही बेटा मेरा वही बेटा राजा बनेगा, मेरा वही बेटा राजा बनेगा जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग होगा। और इसकी वजह से आप क्या देखते हो कि चंद्रगुप्त के बाद कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त का नाम आता है। ठीक है,
आप कच्छगुप्त जो उनके बड़े बेटे थे, इनके बारे आप ज्यादा कहीं नहीं पढ़ोगे। यहाँ पर कुछ एक कॉइन्स थे जो कच्छगुप्त के नाम से समुद्रगुप्त ने निकाले थे, इसीलिए आपको हमें ये पता भी है कि भाई कच्छगुप्त करके कोई थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कच्छगुप्त को कोई प्रॉपर एरिया या कोई प्रॉपर रूल नहीं दिया गया था, बिकॉज मे बी ही वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉन एफिशिएंट। नाउ द नेक्स्ट किंग दैट कम्स टू पावर इज समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त had come to power in 335 to 380 BC. अब समुद्रगुप्ता के बारे डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एक और स्टडी बता देती हूँ जो कॉमन नॉलेज के लिए और इनफैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कनिष्क जब थ्रोन में आए थे, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द शाक संवट। अब ये संवट क्या होता है? ये जो वर्ड हम बोलते हैं संवट, संवट का एक सिंपल मीनिंग है, इट इज द मीनिंग ऑफ, इट मीन्स एरा। अब आप क्या देखते हो, इंडिया में अगर आप अपना पंचांग देखोगे, नॉर्मली अगर आप अपने पंचांग को देखोगे तो आप देखोगे पंचांग के ऊपर अक्सर डेट्स लिखा जाता है। आप ऊपर में देखोगे कहीं पर लिखा रहेगा विक्रम संवट, आप कहीं पर देखोगे लिखा रहेगा शाक संवट, कहीं आप देखोगे हिजरी संवट, ठीक है, इस तरह के संवट को आप देखोगे। तो ये जो है हमारे सामने, मैंने आपके सामने क्या बताया कि इतने सारे संवट हैं, एक संवट है विक्रम संवट। अब ये विक्रम संवट का क्या मतलब है? देखिए, जब इंडिया में शाक एंट्री कर रहे थे, द शाक रूलर्स वर ट्राइंग टू एंटर इंडिया, उस वक्त उज्जैन के एक राजा थे, ठीक है, ये लेजेंडरी किंग है, इसीलिए इनके बारे हिस्ट्री में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ही वाज द लेजेंडरी किंग ऑफ उज्जैन, जिन्होंने बेसिकली शार्क्स को इंडिया से बाहर फेंका था। इसीलिए ये जो टाइम था जिस ईयर में इन्होंने उठाकर शार्क्स को इंडिया के बाहर फेंका था, दैट वाज 57 कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा या बीसीई या बिफोर क्राइस्ट। देखिए, दो वर्ड्स और मैं बता दूं आपको बिफोर गोइंग टू डिटेल्स। एक है बीसी, आप देखते होंगे बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इसके अलावा देयर आर टू मोर थिंग्स जो आप देखेंगे, एक है बीसी बिफोर क्राइस्ट, एक है सीई, ठीक है, कॉमन एरा। तो कॉमन एरा मतलब ये क्राइस्ट के बर्थ और उनके बाद के वक्त को दिखाता है। तो मैं जब बोल रही हूं जीरो, ये होता है द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। इसके बाद अगर मैं बोलती हूँ कॉमन एरा स्टार्ट होता है, इसके पहले का जो एरा है बिफोर क्राइस्ट चलता है। अब देखिए, मैं जब बोलती हूँ विक्रम संवट, विक्रम संवट का मतलब क्या है? 1557 बीसी में, मतलब हमारे जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 57 इयर्स पहले लेजेंडरी किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य ने शार्क्स को उठा के इंडिया से बाहर फेंका था। उस टाइम से हम ये बोलते हैं कि विक्रम संवट स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर विक्रम संवट 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप हमारे प्रेजेंट एरा या समझ लीजिए 2018 के साथ अगर आप इसे ऐड कर दोगे, आप देखोगे दिस विल फॉर्म 275, यानी कि विक्रम संवट में अभी 2075 ईयर्स चल रहा है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना 2018, 2019, 2020, तो समझ लीजिए विक्रम संवट में 2075 चल रहा है। अब आप देखिए शाक एरा, शाक एरा कब हुआ था? जब कनिष्क हैड कम टू द थ्रोन, जब कनिष्क जो थे वो कुषाण के किंग बन गए थे और ये राजा बने थे 78 एडी में। दिस टाइम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द शाक एरा, और ये जो शाक एरा है 78 कॉमन एरा से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए जब आप इस टाइम को 2018 से माइनस करोगे, आप देखोगे कि शाक एरा के हिसाब से अभी ईयर 1940 चल रहा है। अब गुप्ताज ने भी अपना एक एरा स्टार्ट किया था, अपना एक संवट स्टार्ट किया था, और ये जो संवट था वो चंद्रगुप्त द फर्स्ट के थ्रोन आने पर स्टार्ट हुआ था, और ये जो एरा है इसे हम गुप्त एरा भी बताते हैं। अब ये जो गुप्त संवट है गाइस, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत ज्यादा ये यूज नहीं होता। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे शाक संवट, हिजरी संवट, मतलब द टाइम व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है, वो संवट यूज होता है, जिसके बारे हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। वी विल टॉक इन द सब्सिक्वेंट लेसन्स, मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे हिजरी संवत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये जो शाक संवट, विक्रम संवट, शाक संवट, गुप्ता संवट है, ये एंशिएंट एरा के वो वक्त थे जब कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी। तो गुप्त एरा में क्या देखते हैं हम कि भाई चंद्रगुप्त द फर्स्ट थ्रोन में आए हैं, रियल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी थ्रोन में आए हैं। इसीलिए उस वक्त से
जो वक्त स्टार्ट होता था वो था गुप्त संवत, ठीक है। दैट इज आफ्टर दिस। देखिए अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे, द सन ऑफ यस द सन। अब ये है कच्छ गुप्त के ऊपर, मैंने आपको बताया ना कुछ एक कॉइन्स थे जो कच्छ गुप्त के ऊपर आए थे। दीज वर द कॉइन्स व्हिच वर गिवन टू कच्छ गुप्त एंड कच्छ गुप्त जो थे ही वाज द ब्रदर ऑफ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने अपने भाई के ऑनर में कुछ कॉइन्स रिलीज करवाए थे। हालांकि ये कॉइन्स बहुत कम नंबर में हैं, बट एटलीस्ट हमें ये दिखा रहा है कि गुप्ता टाइम्स में प्राइमोजेनिचर नहीं माना जाता था। तो उन्होंने बहुत सारे पुराने सोसाइटी के प्रोटोकॉल्स को तोड़े थे, बहुत सारी नई नई चीजों को उन्होंने अपनाया था। द ओनली प्रॉब्लम जो आप देखोगे गुप्ता एम्पायर के वक्त पे था वो ये था कि वो लोग बहुत ज्यादा ब्राह्मणिज्म को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। कहीं ना कहीं जो बहुत साल लगे थे ब्राह्मण्स को डाउन होने में, बहुत साल लगे थे कि ब्राह्मण्स का सुप्रीमेसी हटाने में, उस चीज को वापस रिस्टोर करने में गुप्तास का हाथ रहता है। तो इंडिया में टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखोगे। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त थे उनको बहुत पॉपुलरली बोला जाता था, विंसेंट स्मिथ ने बोला था द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या आप समझ पा रहे हैं उन्हें ऐसा नाम क्यों दिया गया था? और नेपोलियन कौन थे? ही वॉज दैट पर्सन, नेपोलियन वो इंसान थे जिन्होंने फ्रांस को बहुत ही ज्यादा ग्रेट बनाया था। उन्होंने टेक्निकली फ्रांस का जो एम्पायर था उन्होंने इतना बड़ा कर दिया था कि फ्रांस जो था अपने टाइम में आधा यूरोप ऑक्यूपाई कर रहा था। और आप क्या देखोगे जब समुद्रगुप्त पावर में आते हैं, समुद्रगुप्त कुछ इस टाइप का ही काम करते हैं। समुद्रगुप्त जो थे ही वॉज द सन ऑफ कुमार देवी एंड चंद्रगुप्त द फर्स्ट। मिलिट्री जीनियस थे, ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस, और उन्होंने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए अपने टाइम पे। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि साउथ के पूरे एरिया को, ठीक है, पूरा साउथ का एरिया को उन्होंने गुप्ता एम्पायर के अंडर लेकर आए हैं, ठीक है। यू मस्ट बी सीइंग ऑल दिस। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से चीजों को अपने अंडर लाया था। तो उनका जो ये जो कॉन्क्वेस्ट था वो आप देखोगे कि उनके कोर्ट पोएट जो थे जिनका नाम हरिसेना था, हरिसेना ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। उन्होंने अपने किंग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेज करते हुए उनके बारे बताया है। ये रहा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसके पिक्चर मैंने यहाँ पर डाल दी है ताकि आप इस इंस्क्रिप्शन को देखते रहो। और इस इंस्क्रिप्शन में बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने समुद्रगुप्त के जो कॉन्क्वेस्ट थे उन्हें 4 पार्ट में बांटा है। उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को मारा है। 8 या 9, इट्स इन सम बुक्स दे राइट 8, इन सम बुक्स दे राइट 9। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर आप कहीं 8 या 9 पढ़ लेते हो, प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज। इन सम बुक्स इट सेड 9, इन सम बुक्स इट सेड 8। तो ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 8 राजाओं को मारा था, ठीक है। अब ये आर्यव्रत कौन थे? ये वो पुराने आर्यंस थे जो इंडिया की तरफ बसे हुए थे, और इन लोगों ने महाजनपद बनाया था, यानी 8-9 महाजनपदों के राजाओं को उन्होंने मारा था। उन्होंने उसके बाद दक्षिणापथ यानी साउथ के 12 राजाओं को हराया था, और ये जो पूरा एरिया था उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। He had defeated 12 states of the दक्षिणापथ। और इस इंस्क्रिप्शन में इन सारे राजाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। बड़ा ही डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन है जिसमें उन्होंने अच्छे से बताया है कि मेरे जो राजा है वो बहुत महान है। मेरे राजा ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को हराया है। मेरे जो राजा हैं उन्होंने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया है। नंबर 3, मेरे जो राजा है he has defeated many people from the forest kingdoms। फॉरेस्ट किंगडम से उन्होंने बहुत लोगों को हराया है। नंबर 3 देखिए, फॉरेस्ट ट्राइब्स, 18 फॉरेस्ट ट्राइब्स को उन्होंने हराया है। सो ये चीजें हरिसेना ने बहुत अच्छी तरीके से लिखी हैं। आफ्टर दिस ही हैज आल्सो सेड, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे जो राजा हैं उन्होंने बॉर्डर स्टेट्स के भी राजाओं को हराया है। ही हैज डिफीटेड इवन पीपल इन द बॉर्डरिंग स्टेट्स। पूरा इन बॉर्डरिंग स्टेट्स के हर एक राजा को मेरे राजा ने हराया है। मेरे राजा ने नेपाल के राजा को हराया। My king has defeated the ruler of Assam. My king has defeated the ruler of Kashmir. ठीक है, My king has defeated
द रूलर ऑफ पंजाब। इस तरीके से हरिसेना जो है बड़ी खुशी से सबको बताते हैं कि जो मेरे समुद्रगुप्त है, ही हैज डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरी किंग इन इंडिया। हर राजा ऐसा है जो इनके कोर्ट में आता है और इन्हें आकर ट्रिब्यूट देता है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ट्रिब्यूट है जो मेरे राजा को मिलता है। मेरे जो राजा है वो 2 या 3 पॉलिसीज इनके नाम पे चलाते हैं। वो बोलते हैं नंबर 1, मुझे तुम ट्रिब्यूट दो। यू डू वॉट, यू गिव मी नंबर 1 ट्रिब्यूट। मुझे हर साल आओ, मेरे कोर्ट में अगर कोई बड़ा इवेंट होगा, तुम अगर मुझसे हारे गए हो तो तुम्हें मुझे देना होगा हर साल पैसे या ज्वेलरी। नंबर 2, तुम्हें अपनी बेटियों को मेरे साथ शादी कराना होगा। यू हैव टू बी एसोसिएटेड विथ मी इन अ मैरिटल अलायंस। यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद मी इन अ मैरिटल अलायंस। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर बाय द वे मैं थोड़ा वीक हो जाऊंगा, आप लोग मुझे कल के डेट में अटैक कर लोगे। तो दैट इज द रीजन गाइस कि आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कि समुद्रगुप्त ने अपने सारे के सारे राइवल किंग्स के साथ एक समझौता सा कर लिया कि भाई अगर मैं तुम्हें हराता हूं, तुम्हें मुझे ट्रिब्यूट देना होगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी और फ्यूचर में तुम जो है मुझे कभी अटैक नहीं करोगे। आफ्टर दिस, अब आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा राजा था, डेफिनेटली उसके अंदर थोड़ा बहुत रिलीजियस परसिक्यूशन करेगा, दूसरे दूसरे धर्मों के लोगों को मारेगा। नहीं गाइस, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक ब्यूटी था, उन्होंने बड़े आराम से बोला था कि भाई मैं हिंदुइज्म हूँ, मैं आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ विष्णु, मैं विष्णु जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मगर मैं अपने किंगडम को बना रहा हूँ सेक्युलर। He made his kingdom a secular kingdom. He allowed, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेघ वर्मा करके राजा थे, श्रीलंका या सेलोन के राजा थे, जो चाहते थे बोध गया में वो एक मोनेस्ट्री बनाए। और इस चीज के लिए परमिशन दे दी समुद्रगुप्त ने कि ठीक है भाई मेघवर्मन जी, आप आए मेरे यहाँ और आप मेरे यहाँ आकर एक प्रॉपर तरीके से आप एक एम्पायर खड़ा करें। अब आपको और एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये वो राजा थे गाइस जो ऑलमोस्ट श्रीलंका सेलोन तक चले गए थे कॉन्क्वेस्ट करते करते। एंड इट वाज लाइक ही यूज्ड टू बहुत खुश होते थे कॉन्क्वेस्ट करके। आप देखोगे ना बहुत अच्छी तरीके से उनकी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स वगैरह के बारे आप देखोगे कि लिखा रहता है। उनके कॉइन्स में he had performed what is known as the अश्वमेघ sacrifice। याद कीजिए गाइस, लास्ट अश्वमेघ sacrifice किसने किया था? लास्ट अश्वमेघ sacrifice was done by पुष्यमित्र शुंगा। और पुष्यमित्र शुंगा के बाद उनके एक अग्निमित्रा और एक दो सक्सेसर्स ने ये अश्वमेघ किया है, बट उसके बाद there have been no proper rulers जिसने अश्वमेघ किया था। But समुद्रगुप्ता started the अश्वमेघ sacrifice all over again, so he is also known as the restorer of अश्वमेघ, the person who started अश्वमेघ sacrifice again। इसके अलावा आप क्या देखोगे, उनके कुछ कॉइन्स में ही इज सीन, देखो इतना कुछ करते हुए भी आप क्या देखते हो ना कि ये भी देखा जाता है कि वो he was very fond of music and he was very fond of poetry। उनके एक एक पिक्चर्स में आप देखोगे ना कि इस तरीके से एक एक कॉइन्स में आप देखोगे that he was playing an instrument। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लायर, ठीक है, इट्स लाइक अ बिग सितार। तो आप देखोगे ना कि सितार प्लेइंग मोड में है समुद्रगुप्त। तो दैट वे व्हाट वी कैन से इज कि भाई ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री। और ऐसे ही कॉइन्स में उन्हें एक टर्म दिया गया है, द टर्म ऑफ कविराज। सिंस ये जो गाने वो गाते थे, ये जो म्यूजिक वो बोलते थे, ये उनके खुद के कंपोज किए हुए रहते थे। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाला है। चलिए इस स्टोरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। समुद्रगुप्त जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी इन द ईयर 380 BC AD। 380 AD में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या होता है, समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम रहता है दत्ता देवी, और दत्ता देवी के साथ समुद्रगुप्त के 2 बेटे रहते हैं। एक का नाम रहता है रामगुप्त और एक का नाम रहता है चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त II। अब देखिए कहानी समझिएगा। रामगुप्त के ऊपर सडनली, वेरी सडनली शाक रूलर्स जो है रामगुप्त के किंगडम को अटैक कर देते हैं, शाक रूलर्स, ठीक है। ये जो शाक रूलर में देयर इज दिस पर्सन जिसका नाम है रुद्रदमन, ठीक है, आप इस नाम को याद रखिएगा, जिसका याद है रुद्रदमन। दिस इज द साका किंग रुद्रदमन एंड दिस इज रामगुप्त। रुद्रदमन ने रामगुप्त को कहीं ना कहीं हरा दिया था, और एक ही तरीके से वो मानते,
उन्होंने बोला रामगुप्त को कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दो। अगर तुम्हारी वाइफ मेरे पास आ जाती है तो मैं तुम्हारे एम्पायर को छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारे एम्पायर को पूरी तरीके से डैमेज कर दूंगा। रामगुप्त इस बात पे मान जाते हैं। बहुत शर्म की बात है भाई, एक राजा है, गुप्त एम्पायर के राजा है, गुप्त साम्राज्य के राजा है, और ये आदमी ये बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ को, यानी कि मैं ध्रुव देवी को मैं क्या करूंगा, आई विल सेंड माई वाइफ ध्रुव देवी विथ यू। ठीक है, ये बात करते हुए रामगुप्ता अपने कोर्ट में आते, ही कम्स टू हिज कोर्ट, आके ये सबको बताते हैं कि देखो हमारा जो साम्राज्य है वो उसी तरीके से बच सकता है अगर हम ध्रुव देवी को रुद्रदमन के पास भेज दें। ये सुनते ही चंद्रगुप्त II उनके छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलते हैं ठीक है, हम लोग तो जाएंगे, बट कोई जाए, जब वो ध्रुव देवी को चाहता है ध्रुव देवी जाएगी, बट रियल ध्रुव देवी नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा ध्रुव देवी के कपड़ों में। तो चंद्रगुप्त II क्या करते हैं, वो ऐसी औरतों के कपड़े को पहन लेते हैं और इन औरतों के कपड़ों को पहन के वो रुद्रदमन के टेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये अंदर जाते हैं, जैसे ही वो शाक राजा के सामने आते हैं वो अपने सारे कपड़े उतारते हैं और इस शाक राजा को मार डालते हैं। ही मर्डर्स रुद्रदमन। रुद्रदमन के पास से वो वापस आते हैं और आकर बोलते हैं ये मेरा भाई है, ये इसके पति बनने के लायक नहीं है और ये राजा बनने के भी लायक नहीं है। जो इंसान अपनी घर की इज्जत को किसी और के पास भेज सकता है वो इंसान राजा नहीं बन सकता। और इस रीजन की वजह से आप क्या देखोगे कि उन्होंने अपनी भाई की हत्या कर दी और उन्होंने खुद ही ध्रुव देवी से शादी कर ली, उन्हें ये बोल के कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ये जो पूरा कहानी है गाइस, दिस हैज बीन रिटन बाय विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ने ये कहानी लिखा था एंड दिस बुक इज नोन एज देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये कहानी था रिटन बाय विशाखा दत्त। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन रामगुप्त, ध्रुव देवी एंड चंद्रगुप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ये, अक्सर प्रीलिम्स लेवल पे ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। चंद्रगुप्त II ने एक और शादी की थी, और ये जो शादी था, he had married the कुबेर नागा princess of the नागा फैमिली। और ये जो नागास थे, they were a very powerful ruling clan, और इनके साथ शादी करने का मतलब ये था कि इनके हेल्प से कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर जो था वो अपना एरिया बढ़ा पाता। कुबेर नाग प्रिंसेस के साथ उनकी एक बेटी हुई थी, प्रभावती गुप्ता। देखिए एरिया को देखिए, ये जो पूरा पिंक कलर्ड एरिया है ये गुप्तास के अंडर में था। ठीक है, और कुबेर नागा प्रिंसेस की वजह से आप क्या देखते हो, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में भी इनका अच्छा खासा ये बढ़ गया था। और इनका ना एक ही चीज की अब जरूरत थी चंद्रगुप्त को, वो थी एक्सेस टू द सी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखते हो, वातकाज है, और वातकाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे। वातकाज जो थे उस वक्त में क्षत्रियस थे। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी करा दी रुद्रसेना के साथ, और रुद्रसेना जो थे वो वातका के प्रिंस थे। यस, ही वाज द वातका प्रिंस। वातका प्रिंस से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी, और इस शादी से कहीं ना कहीं डेक्कन में भी इनका इन्फ्लुएंस बना रहा। धीरे धीरे आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप क्या देखते हो कि इन्हें किसी ना किसी तरह वेस्टर्न कोस्ट पे जाना था। नाउ व्हाट हैड हैपेंड इज, प्रभावती सडनली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब प्रभावती का एक छोटा सा बेटा रहता है, और प्रभावती गुप्ता के जो पति थे रुद्रसेना, इनकी हो जाती है मृत्यु। अब प्रभावती क्या करती है, आप लोगों ने बाहुबली तो देखा ही होगा, और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बेटे की माँ जो रहती है वो रानी बन जाती है। यस, यानी कि बाहुबली की जो आंटी जो रानी बन गई थी, अगर आप देखोगे तो वो जो इंडिविजुअल थी वो अब उन्होंने रानी का पोजीशन ले लिया था। इन द सेम वे प्रभावती गुप्ता ने भी अपना जो पोजीशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लिया था। प्रभावती गुप्ता ने अब शी डिड नॉट से दैट आई एम द क्वीन, देखो याद रखना, शी डिड नॉट से आई एम द क्वीन, बट वो बन गई राजमाता। उन्होंने बोला मेरा छोटा सा बेटा है, मेरा बेटा तो अभी राज नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं अपने बेटे के नाम पे I will become what is known as the virtual ruler of this place. So Prabhavati became the virtual ruler of the Vataka Empire.
उन्होंने अब जब ये यहाँ पर रानी बन गई, जाहिर सी बात है इन्हें गाइड करने वाला तो कोई नहीं था। इन्हें गाइड कौन करता? इन्हें गाइड करने वाले थे इनके पिताश्री जो थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो गाइज ये एक तरह का आप यही समझ लो कि भाई अपनी बेटी के जरिए उन्होंने पूरा का पूरा डेक्कन में अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा। प्रभावती ऐसा कोई काम नहीं करती थी जो उनके फादर नहीं चाहते थे। इनफैक्ट एक टाइम था जब चंद्रगुप्त सेकंड चाहते थे कि वो किसी तरह ये एरिया जो कि वेस्टर्न सत्रप का एरिया है, ये एरिया इनके पास आ जाए। अगर ये एरिया इनके पास आ जाता, ही वुड हैव गॉट डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। यस, उनका खुद का ये एरिया रहता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, he used the area of Prabhavati, he used the area of the Vatakas, he went into this area और उन्होंने आराम से वेस्टर्न सत्रप्स को हरा दिया। he defeated the western satraps और वेस्टर्न सत्रप्स को हरा के उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से आप क्या देखोगे कि इस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। he completely captured this area। जब उन्हें इस एरिया पे विक्ट्री मिल गई, when he defeated the king of this area, उन्होंने कैपिटल ले लिया विक्रमादित्य का। he took the title of विक्रमादित्य when he defeated the people in the western satraps। he also assumed the title of Sakari because technically इन्होंने तीन वेस्टर्न सत्रप्स, 3 साका सत्रप्स को इन्होंने खुद से हराया था। उनमें से रुद्रसीमा द थर्ड जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखते हो, वेस्टर्न सी कोस्ट पे उनको पूरा ये मिल गया। उज्जैन को उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट कैपिटल बना लिया आफ्टर पाटलिपुत्र। एक पिलर इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था मेहरावली पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो मेहरावली का पिलर इंस्क्रिप्शन है ये कंप्लीटली बात करता है किंग चंद्र के बारे। ये बात करता है किंग चंद्र के बारे यानी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे। और टेक्निकली इस इंस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से, ये इंस्क्रिप्शन जो है ना गाइस, ये कुतुब मीनार के पास बनी हुई है। ठीक है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये कहा है कि इसमें जो किंग चंद्र है वो टेक्निकली वो यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और इस इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि इस चंद्र ने सिंधु नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था और यहाँ जाके उन्होंने बैक्टीरियन रूलर्स को हराया था। तो आप क्या देखते हो कि बहुत सारे एरियाज में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रूल बनाया था। he had defeated the Bactrian rulers, he had defeated many other rulers near him, वंगास जैसे लोगों को उन्होंने हराया था। that is the reason कि हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त का जो टाइम था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस और बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम था फॉर द गुप्तास। अब इसके बाद देखिए हम किसके बारे पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त के रेन के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, a very important Chinese pilgrim had come to India। और इस चाइनीज पिलग्रिम का नाम था गाइस, करेक्टली मेंशन करिए, दिस पर्सन वाज नोन एज फाहीन। फाहीन इंडिया में बेसिकली उस वक्त चाइनीज लोग इंडिया में इसलिए आते थे बिकॉज वो इंडिया में आके बुद्धिस्ट कल्चर को पढ़ना चाहते थे। यू नो, बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, बोध गया एंड ऑल दीज प्लेसेस वर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप क्या देखोगे कि इस टाइम पे फाहीन हैड कम टू इंडिया। फाहीन जब इंडिया आए थे, आप क्या यहाँ पर देखते हो, उन्होंने एक किताब लिखा था फो क्यो की। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखा था फो क्यो की। इस बुक का लिटरल मतलब है द ट्रेवल्स ऑफ फाहीन, कि फाहीन कहाँ पर गए थे अपने टाइम पे। फाहीन इंडिया जब आए थे उस वक्त राजा थे चंद्रगुप्त द सेकंड। तो टेक्निकली आप क्या देखते हो, 9 सालों तक फाहीन इंडिया में रहे थे और इनमें से 6 सालों में ही हैड स्टेड इन द गुप्त एम्पायर। वो इंडिया जब आए थे गाइस, वो इस तरह से लैंड रूट से आए थे। He had entered India through Tibet और वापस जाते वक्त he had taken the sea route। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स में आ चुका है। वो इंडिया इसलिए आए थे ताकि बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को वो ले जाए, वापस अपने देश में ले जाए और वहां ले जाकर वो इसे अच्छे से पढ़े। यहाँ पर आप क्या देखते हो, पाटलिपुत्र में वो बहुत सालों तक रहे थे, संस्कृत सीखा था और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उन्होंने कॉपी किया था। उनके अकाउंट्स में इंडिया के रिलीजन, इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बहुत ज्यादा देखेंगी कि फाहीन किस तरीके से एम्पायर के बारे लिखते हैं।
कभी कभी ये एग्जैजरेटेड भी लगते हैं, बट उनके हिसाब से बुद्धिज्म जो है इट वॉज फ्लरिशिंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड गैंजेटिक वैली में निग्लेक्टेड किया था। तो इनका मतलब था कि नॉर्थ वेस्ट में तो पूरी तरीके से, मतलब इस एरिया में तो पूरी तरीके से है, लेकिन गैंजेटिक वैली में कोई खास आप नहीं देख पाओगे कि बुद्धिज्म है। तो उनका जितना भी टेक्स्ट आप देखोगे वो टेक्निकली एकदम बेस्ड रहता है बुद्धिज्म के ऊपर। तो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II। ड्यूरिंग हिज टाइम, देखिए चंद्रगुप्त के वक्त में और एक चीज आप देखिएगा, इनके वक्त में द 9 ज्वेल्स, आप क्या देखते हो, 9 जो नवरत्न थे उनके कोर्ट में थे। इन नवरत्न में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, कालिदास, हरिसेना, अमर सिम्हा, ठीक है, धन्वंतरी, इस टाइप के लोग इनके टाइम पर इनके कोर्ट में रहा करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे आप क्या देखते हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे आप क्या देख रहे हो, he is a very very prosperous and a very very good, apparently इनके टाइम पे जो राज्य था it was at its peak, मतलब इससे ज्यादा गुप्ता एरा आगे नहीं गया था। अब चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त थ्रोन में आए। कुमारगुप्त जो थे, देखिए मैंने आपको बताया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य along with द नागा प्रिंसेस, है ना, नागा प्रिंसेस के साथ जो इनका बेटी हुई थी उसका नाम था प्रभावती। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्रुव देवी से भी शादी की थी और इनके साथ इन्हें एक बेटा हुआ था जिनका नाम था कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद इनका बेटा कुमारगुप्त द फर्स्ट थ्रोन में आते हैं। कुमारगुप्त जो रहते हैं वो भी बहुत सालों तक रेन करते हैं, 40 सालों तक लंबा रेन उनका चलता है और इन 40 एंड ही रूल्ड टिल 455 एडी। तो कुमारगुप्त जो है ही इज वेरी वेरी वेल नोन एंड उसका एक ही इंपॉर्टेंट रीजन है, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। उन्होंने टेक्निकली कोई बहुत बड़ा मिलिट्री इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था, बट अपने टाइम में उन्होंने क्या किया था, ही हैड मेंटेन्ड द एम्पायर। अक्सर आप क्या देखोगे कि अगर राजा का कोई भी सक्सेसर उनसे ज्यादा वीक रहता है तो वो जो राजा रहता है वो कभी भी अपने एम्पायर को मेंटेन नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि कुमारगुप्त जो है उन्होंने अपने पूर्वजों का दिया हुआ जो एम्पायर था उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। इनके बारे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने इंडिया में जो हून्स का अटैक हुआ था, इस हून्स के अटैक को उन्होंने अच्छी तरीके से रिपल्स किया था, पूरी तरीके से हून का अटैक को उन्होंने इंडिया में रिपल्स किया था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उनके डेथ के बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त राजा बनता है। स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे सक्सेसर्स आते हैं बट कोई ऐसा सक्सेसर नहीं होता जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। तो स्कंदगुप्त को कहा जाता है that he was the last ruler who was very powerful। ये लास्ट रूलर थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और स्कंदगुप्त में आप क्या देखोगे, इनके टाइम पे बहुत बार हून्स का इन्वेजन होता है। द हून्स इन्वेड इंडिया मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ स्कंदगुप्त, लेकिन हर बार में उन्होंने हून्स को हराया और उन्हें वापस फेंका। मगर इसके बाद आप क्या देखते हो, इसके बाद इन्होंने टाइटल ले लिया विक्रमादित्य का। सो स्कंदगुप्त वाज द सेकंड गुप्ता रूलर हु टुक अप द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल उस जमाने में कब लिया जाता था, ये उस जमाने में तब लिया जाता था जब आप साका रूलर्स को हराते हो, ठीक है, जब आप साका रूलर्स को हराते हो आपको टाइटल दिया जाता है विक्रमादित्य का। अब यहाँ पर और एक चीज आप नोटिस करेंगे, स्कंदगुप्त को मैंने अभी बोला कि ये जो इंडिविजुअल थे ही वाज द लास्ट रूलर हु वाज कंसिडर्ड टू बी पावरफुल। अब आप एक बात नॉर्मली सोचिएगा, हम इन्हें पावरफुल क्यों, अब इनका पावर क्यों डिक्लाइन कर रहा है। देखिए अब तक गुप्ता एम्पायर के पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिल्क रूट से बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमा लेते थे, ठीक है, सिल्क रूट से जो ट्रेडिंग होता था इससे ये बहुत सारा पैसा कमा लेते थे। इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि भाई इस यहाँ से जो पैसा आता है एग्रीकल्चर वगैरह से भी आता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, चाइनीज जो है
वो रोमन्स को बता देते हैं कि किस तरह से सिल्क बनाया जाता है, हाउ सिल्क इज मेड, ये चीज चाइनीज रोमन्स को सिखा देते हैं। तो अब टेक्निकली क्या होता है, जो ट्रेड होता है बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द चाइनीज एम्पायर वो बहुत कम हो जाता है। तो नंबर वन, इस टाइम पे आप क्या देखोगे कि जो पैसा आ रहा था, जो इंडिया को पैसा मिल रहा था वाया द सी रूट गुप्ता एम्पायर को, वो पैसा बंद हो जाता है। अब इसकी वजह से एक सिंपल रीजन है, अगर पैसा बंद हो जाएगा तो एम्पायर ग्रेट कैसे रहेगी। दैट इज द टाइम जब गुप्ता एम्पायर थोड़ा डिक्लाइन करता है। मगर गाइस ये तब भी सस्टेन हो जाता, भाई पुराना पैसा था, सालों से कमा रहे हैं, सडनली गरीब होकर ये तो निकल तो नहीं जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ था, हुन्स इंडिया को कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे। यहाँ पर आप क्या देखते हो भाई, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, तो इन्हें हटा देते हैं, इन्हें वापस फेंक देते हैं, बट इसे फेंकने में आर्मी के ऊपर तो एक्सपेंस लगता है, वेपन्स तो लगते हैं, और इसकी वजह से व्हाट यू विल सी इज कि गुप्ता एम्पायर का प्रॉस्पेरिटी अब कम हो जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा, मैडम आपको इतना कैसे पता कि गुप्ता एम्पायर का ये कम हो जाएगा। इस टाइम के आप कॉइन्स को देखना, पहले जो कॉइन्स पूरी तरीके से सॉलिड हुआ करते थे, आप स्कंदगुप्ता के टाइम पे आप देखेंगे डीबेस्ड कॉइन्स थे, यानी कि ऊपर से जो कवर था, जैसे होता नहीं है मम्मी लोग कभी कभी चूड़ियां बनवाती है, चूड़ी के ऊपर में देयर इज अ फॉइल ऑफ गोल्ड, अंदर की तरफ से फिलिंग किया हुआ रहता है। उसी तरीके से स्कंदगुप्त के टाइम में जो कॉइन्स थे वो बाहर से तो सोने के थे, लेकिन अंदर में उन्हें कॉपर, कभी कभी उन्हें कॉपर का फिनिश दिया जाता था। और इस टाइम में बहुत ही कम, एंड स्कंदगुप्ता के बाद कोई ऐसा रूलर नहीं था जिसने सिल्वर कॉइन्स को मिंट करने की कोशिश की। इनके बारे आप देखोगे, स्कंदगुप्ता के बारे जूनागढ़, मार्क माय वर्ड्स, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनके बारे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने हुन्स को हराया था। जूनागढ़ में ये भी लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त वो गुप्ता रूलर थे जिसने सुदर्शन लेक को बनवाया था। सुदर्शन लेक कौन सा है गाइस, सुदर्शन लेक वो लेक है जो मौर्यस के टाइम में बना था। अब क्या हुआ था, एक्सेसिव रेन्स की वजह से वो बाढ़ टूट गई थी और सुदर्शन लेक को रिपेयर की जरूरत थी। तो इस वक्त आप क्या देखते हो भाई, स्कंदगुप्ता ने इससे अच्छी तरीके से बनाया था। स्कंदगुप्ता के डेथ के बाद आप टेक्निकली ये नहीं बता पाओगे कि कौन था अगला रूलर, आप ये नहीं बता पाओगे कि हु वाज वन ऑफ द गुड रूलर्स, कौन अच्छा रूलर था, ये आप नहीं बता पाओगे। रीजन बीइंग कि जितने सारे टेक्स्ट थे उस वक्त में, एनी नंबर ऑफ टेक्स्ट जो उस वक्त में थे, वो कभी किसी के नाम बोलते हैं, कभी किसी के नाम बोलते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि लास्ट के टाइम तक गुप्ता एम्पायर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली के अंदर की लड़ाइयों की वजह से वीक हो चुका था। अब कोई प्रॉपर एक बड़ा रूलर जैसे स्कंदगुप्ता, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे कुमारगुप्त जैसे रूलर्स अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। फाइनली आप क्या देखते हो, चंद्रगुप्त के जो सक्सेसर्स थे, हुन्स तो आना बंद नहीं हुआ था, स्कंदगुप्त के बाद भी वो लोग इंडिया की तरफ आए जा रहे थे, और सिंस ये लोग बार बार इंडिया की तरफ आ रहे थे, इंडिया का जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा गिर चुका था। ठीक है, स्कंदगुप्ता ने तो लोगों को वापस भेज दिया था, बट उनके जितने भी सक्सेसर्स थे वो इन हुन्स को वापस नहीं बेच पा रहे थे। एंड बाय 485, और आप क्या देखोगे कि 485, अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि बाय द टाइम 485 एडी होता है, 485 के वक्त, 485 एडी के टाइम पर, 485 एडी के टाइम पर हुन इन्वेडर्स इंडिया में आकर मालवा के रीजन को, यानी गुजरात के पास के रीजन को पूरी तरह वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, गुजरात के पास के रीजन को, और सेंट्रल इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड मालवा बेसन तो आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था गुप्ता एम्पायर के लिए, आपको समझ में आता ही होगा कितना फर्टाइल एरिया है, और इस फर्टाइल एरिया को सिंस उन्होंने टेक ओवर कर लिया था तो दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इट वाज लाइक अ बिग ब्लो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लो था टू द गुप्तास। इसके बाद मालवा में एक और राजा आते हैं, यशोधवर्मन, और यशोधवर्मन जो रहते हैं, ही ऑल्सो चैलेंजेस, वो मालवा में हुन्स को भगाते हैं और गुप्तास को अच्छी तरीके से चैलेंज करते हैं। और आप ये देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में टेक्निकली वो बहुत सिवियरली उन्हें हराते हैं और अपना रूल कायम करते हैं। इवन दो उनका जो ये रूलिंग का टेन्योर रहता है ये बहुत ही कम रहता है,
मगर अब आप क्या देखोगे, सिंस एक राजा ने हरा दिया, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि एक बार एक राजा से हारने के बाद कोई भी एम्पायर का जो पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। इसीलिए गुप्ता रूलर्स का जो पहले का जो शान था कि समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, विक्रमादित्य थे, इन लोगों का जितना इज्जत था वो इन डिफीट्स के वजह से नीचे जा चुका था। तो दिस वाज अबाउट द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद वाले वीडियो में हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, द गुप्ता आर्मी, कैसा रेवेन्यू होता था, किस तरह का विलेजेस था, एग्रीकल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, टेक्निकली एवरीथिंग जो एक एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में काम लेता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।